चलिए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज सबसे पहले कांवड़ यात्रा से करते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भोले के करोड़ों भक्त कांवड़ यात्रा की कठिन तपस्या के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लाने का ये सफर दिन रात चलता है। वहीं गुड न्यूज टुडे की टीम भी देश और देशवासियों के कल्याण के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी है। दिल्ली से शुरू हुए इस सफर के दौरान कांवड़ यात्रा के तमाम रंग हम आपको दिखाएंगे और कांवड़ यात्रा मनाने के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता ये भी बताएंगे। लेकिन पहले कांवड़ यात्रा पर यह रिपोर्ट देखिए। रंग बिरंगी कावड़ और चेहरे पर भक्ति का भाव। कोई लगा रहा है बोल बम के जयकारे तो कोई झूम रहा है भजनों पर। आस्था की डगर पर निकले इन कावड़ियों का जोश और उत्साह सावन के इस पवित्र महीने में देखते ही बन रहा है। कोई परिवार संग इस कावड़ यात्रा पर निकला है तो कोई दोस्तों के संग। और गुड न्यूज टुडे की टीम भी देश और देशवासियों के कल्याण की कामना को लेकर इस सफर पर निकल पड़ी। नजर में तिरंगा, हृदय में अपने धर्म की आस्था और मन में भोलेनाथ का विश्वास भरकर गुड न्यूज टुडे निकल चुका है कांवड़ यात्रा पर। हरिद्वार जाऊंगा, मां गंगा से आशीर्वाद लूंगा, गंगा जल लूंगा, भोलेनाथ पर चढ़ाऊंगा और गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। दिल्ली से हरिद्वार के हमारे इस सफर का पहला पड़ाव मुरादनगर रहा, जहां गंगा नहर बहती है जो सीधा हरिद्वार से आती है। और इसी वजह से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ घाटों पर देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर के जो लोग जलाभिषेक के लिए जल लाने हरिद्वार नहीं जा पाते, वो छोटा हरिद्वार के नाम से मशहूर इस जगह पर आते हैं और गंगा स्नान के बाद जल भर कर ले जाते हैं। दिल्ली से चलकर कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो हमने पहला पड़ाव लिया मुरादनगर की इस नहर पर, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। और छोटा हरिद्वार की भी मान्यता उतनी ही है जितना कि हरिद्वार की है। ये भी जो जल यहाँ से प्रवाहित हो रहा है वो भी मां गंगा का है। यहाँ पर भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं खुद को पवित्र करने के लिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं चारों तरफ कांवड़ यात्रियों के हिसाब से। किनारे किनारे बल्लियां लगाई जा रही हैं, एक तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है कि इसके आगे जाना मना है। पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद दिखाई पड़ता है। जगह जगह जब आप घाट के बाहर पहुँचते हैं तो साफ सफाई की जा रही है। इस तरह से चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, यहाँ से आगे ना जाएं, यहाँ से आगे भी 12 फुट गहरा जल हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांवड़ियों के लिए इंतजाम आपको जगह जगह पर, दिल्ली से जब आप हरिद्वार के लिए चलते हैं तो रास्ते रास्ते पर आपको वो तमाम इंतजाम भी दिखने लगते हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम ने भी आगे के सफर पर बढ़ने से पहले गंगा आरती की और देश की खुशहाली और तरक्की के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। आस्था के इस सफर पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गुड न्यूज टुडे की टीम को जगह जगह पर कांवड़ियों के आराम और उनके खाने पीने के लिए भंडारे दिखाई दिए। जगह जगह इस तरह के जो शिविर तैयार किए गए हैं, उन शिविर में काम करने वाले लोग भी उस पूरी आस्था के साथ, पूरी भक्ति के साथ भोले के भक्तों का ख्याल रखते हैं। और ये दोपहर का भोजन था और कोशिश ये यही करते हैं कि सुबह से लेकर रात तक का जो उनका खान पान है उसको बहुत साधारण रखा जाए और कम मसाले वाला रखा जाए, ताकि किसी भोले के भक्त की जो तबीयत है वो भी खराब ना होने पाए। कांवड़ मार्ग पर बनाए गए इन शिविरों में कई ऐसे भोले भक्त भी मिले जो सालों से कांवड़ यात्रा कर गंगा जल ला रहे हैं और शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, और वो भी पूरे नियमों का पालन करते हुए। भोले के भक्तों के लिए नामुमकिन या मुश्किल कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब आप कांवड़ यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको अपना भी बहुत ख्याल रखना होता है और कुछ नियम कायदे भी होते हैं। मेरे साथ भोले के कुछ वो भक्त हैं जो सालों साल से कांवड़ लेकर आ रहे हैं और अपनी तपस्या को लगातार अभी भी जारी रखे हुए हैं। कितने सालों से आप कांवड़ लेकर चल रहे हैं? 4 साल हो गई। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कहाँ से जल लिया, कहाँ चलाया? गंगोत्री से ही लाया हूँ 4 साल से।
और वहीं चढ़ाता हूँ। सेतुबंद रामेश्वर चढ़ाया आया और गंगापुर चढ़ा दिया, से ओकारेश्वर चढ़ाया आया। अब की बार गंगोत्री से जल लेके केदारनाथ पैदल शॉर्टकट रास्ते से इकल्ला ही पहाड़ों में होके बिल्कुल पैदल गए थे आप? पैदल। देखिए ये बाबा 60 साल की उनकी उम्र है। गंगोत्री से इन्होंने जल लिया और केदारनाथ में चढ़ा कर आ गए हैं। वहीं गुड न्यूज टुडे की टीम अपने इस सफर के जब अंतिम पड़ाव हरिद्वार पहुंची तो देवों की इस भूमि पर आस्था और भक्ति के कई रंग जगह जगह बिखरे नजर आए। गंगा के घाटों पर जल भरने के लिए कांवड़ियों का तांता नजर आया। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, हर कोई लंबा सफर तय कर गंगा जल लेने आया है ताकि शिवजी का इस पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया जा सके। दिल्ली से चलकर कांवड़ मार्ग से होते हुए तमाम भोले के भक्तों से, कांवड़ियों से मिलते हुए, उनसे बात करते हुए हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार मां गंगा की नगरी में। और यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर इंतजाम कुछ ज्यादा ही चाक चौबंद और खास दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है, पुलिस है, आरएएफ है, और कैसे यहाँ पर तमाम भोले के भक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार से आप एंट्री लेते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर दाखिल होते हैं आपको भोले के तमाम भक्त मिल जाते हैं। हर साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनमें एक मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान किया था तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था। उस समय सावन मास चल रहा था और इसीलिए मान्यता ये है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से कालकूट नाम का विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में, अपने कंठ में धारण कर लिया, उस विष को पी लिया। विष की उग्रता की वजह से जब उनके शरीर में गर्मी हुई, जलन हुई, तो भक्तों ने उन्हें अपार जल समर्पित किया। भक्तों ने उन्हें जल से स्नान करवाना शुरू किया। इसीलिए तब से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा है। जबकि दूसरी मान्यता ये है कि भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था और उस समय भी सावन मास चल रहा था और तब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा से मनीष औरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोग देवभूमि उत्तराखंड में गंगा जल वहां से लाकर सावन के महीने में अपने अपने इलाके के शिवालयों में प्रभु शिव का जलाभिषेक करते हैं। बिहार और झारखंड के लोग जलाभिषेक के लिए बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और वो भी सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर यह सच है कि भक्ति की शक्ति में लोग नंगे पांव अपने आराध्य से मिलने दौड़े चले जाते हैं। कंधे पर कावड़ और बोल बम का नारा लगाते हुए भक्त अपने इष्ट से मिलने के लिए दौड़े चले जाते हैं। कावड़ लेकर श्रद्धालु सबसे पहले पहुंचते हैं सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से कावड़िए गंगा का जल लेते हैं। कावड़ में गंगा जल भरकर श्रद्धालु पैदल आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 106 किलोमीटर है, लेकिन पैदल रास्ते से चलने पर सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर श्रद्धालु देवघर तक 112 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और वो भी पैदल। यात्रा के तरीकों के आधार पर बैद्यनाथ धाम को भक्तों को 3 पहचान मिली हुई है। पहले डाकबम, जो सुल्तानगंज से जल लेकर बिना रुके 106 किलोमीटर का सफर 24 घंटे में तय करते हैं। इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें डाक मामा पर जल चढ़ाने के बाद ही डाक कावड़िए कहीं भी बैठ सकते हैं और फिर सो सकते हैं। दूसरा है बोल बम, जो जल लेने के बाद विश्राम करते हुए बाबा के धाम पहुंचते हैं। और तीसरा है दंड बम, जो पूरे रास्ते भगवान को लेटकर प्रणाम करते हुए चलते हैं। इन 3 तरीकों से कावड़ यात्रा को पूरा किया जाता है और इस यात्रा के लिए कावड़ियों को 106 किलोमीटर का रास्ता कवर करना होता है। और इस यात्रा के सफर को इस तरह से समझा जा सकता है कि सबसे पहले कावड़िए सुल्तानगंज पहुंचते हैं, इसके बाद इस यात्रा का आगाज होता है। वहीं साल दर साल कावड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या में भी
बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारें भी कांवड़ियों की सहूलियत के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों को कोई भी परेशानी न आए। ऐसा ही एक कदम उठाया है पश्चिमी यूपी के मेरठ प्रशासन ने, जिसने कांवड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसे QR कोड स्कैन कर डाउनलोड किया जा सकेगा। इस ऐप पर कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद होंगी, जिसका इस्तेमाल कांवड़िये यात्रा के दौरान कर सकेंगे। मेरठ के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे और उस QR कोड को स्कैन करके ऐप को डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि ऐप केवल मेरठ जिले के लिए ही बनाया गया है। जो कांवड़ यात्री हमारे जनपद से गुजरेंगे उनके लिए बेहतर सुविधा देने के लिए उनको और उनको जो एक सहयोग जो वो अपेक्षा करते हैं किसी भी जनपद से गुजरते हुए, वो देने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हमने सुगम कांवड़ मेरठ ऐप के नाम से हम लोग इसका नाम रखे हैं। और इसके माध्यम से हम लोग सभी कांवड़ यात्रियों को एक तो जनपद में हम अपनी ओर से स्वागत भी करेंगे उसमें, और दूसरा जो कांवड़ यात्रियों के लिए सबसे मुख्य जो उनकी एक उनके लिए जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स, खाने के पंडाल, सामुदायिक शौचालय, शेल्टर, रात को रुकने के लिए आश्रय स्थल, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग उस ऐप के माध्यम से उन सब लोगों तक 1 क्लिक पे उनको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनका कल से दिल्ली में उत्सव ग्राउंड में दरबार लगने जा रहा है और इस दरबार के लिए अभी से तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं और कथा सुनने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 6 से 8 जुलाई तक चलने वाले इस दरबार से पहले आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस दरबार में 70 से 80 हजार के करीब लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। ये भव्य पंडाल और ये सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, ये तैयारी है कल से दिल्ली में लगने जा रहे बाबा बागेश्वर के दरबार की, जहां अगले 3 दिनों तक उमड़ने वाला है आस्था का मेला। और इस मेले में बाबा बागेश्वर खोलेंगे अपने अनुयायियों के पर्चे। दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड में इस दरबार की शुरुआत सुबह से होगी, लेकिन इससे पहले ही आज कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई है। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच जब ये महिलाएं भक्ति में झूमती गाती अपने सर पर कलश लेकर निकली, तो इनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा है और हम सभी लोग बहुत उत्साह से जा रहे हैं और हमें सन्यासी बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सारे भक्त बड़े उत्साह से खुशी से जा रहे हैं। बोल सन्यासी बाबा की। इस कलश यात्रा के अगले दिन यानी कि कल सुबह से राजधानी के IT एक्सटेंशन इलाके में रामलीला उत्सव ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 8 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तीनों ही दिन शाम 4 से 8 बजे तक हनुमान कथा होगी, लेकिन शुक्रवार को दिव्य दरबार होगा, जिसमें बाबा के भक्त अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे। जबकि 8 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन 21 कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। उसको दिव्य दरबार कहा जाता है
दिव्य दरबार का आयोजन 7 जुलाई को यहाँ पर रहेगा। 7 जुलाई को 12 बजे से गुरुदेव का दिव्य दरबार इसी मंच के माध्यम से यहाँ पे लगाया जाएगा। कितने घंटे के लिए गुरुदेव मंच पर आया करेंगे? देखिए, वैसे तो गुरुदेव के मन के ऊपर है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटे का समय गुरुदेव का दिव्य दरबार के रूप में यहाँ पे किया जाएगा। और हनुमंत कथा के लिए कितनी देर वो मंच? हनुमंत कथा 6, 7, 8 जुलाई को 3 दिन लगातार दोपहर 4 बजे से शुरू की जाएगी। दिल्ली में लगने जा रहे इस दरबार के लिए अभी से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिनों के इस कार्यक्रम में करीब 70 से 80 हजार लोग हनुमान कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। हम उस जगह मौजूद है जहां पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है कथा वाचन करेंगे। वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंच जो है उसे सजाया गया है। ये वो पंडाल है जहां पे वो कथा वाचन करेंगे और हजारों की संख्या में जो उनके भक्त हैं उन्हें फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे कथा को सुनने आएंगे। और आप देख सकते हैं कि कथा की शुरुआत कल से होनी है, लेकिन जो लोग हैं वो आज यहाँ पे आज से ही आके बैठ गए हैं। अलग अलग शहरों से रामलीला उत्सव ग्राउंड पहुंचने वाले इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी आयोजकों की ओर से किया जा रहा है, ताकि कोई भूखा न रहे। कल हनुमान कथा की शुरुआत होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आ सकते हैं। उनके खाने पीने के इंतजाम यहाँ पे किए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो लाखों लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, प्रसाद बनाया जा रहा है। क्या क्या बनाया जा रहा है प्रसाद में? आलू छोले की सब्जी है, चावल है, देसी घी का हलवा है, पूड़ी है, ये प्रसाद में बनाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे आएंगे वो भूखे ना रहे, क्योंकि अपने घर बार छोड़ के आ रहे हैं। 3 दिनों तक हो सकता है लोग यहीं पे रहे। दिल्ली की तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अगला दरबार यूपी के ग्रेटर नोएडा में लगेगा, जो कि 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली से अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और बात उस खबर की जो सरकारी बैंकों में नौकरी के लिए इच्छुक लोगों के लिए बेहद जरूरी है। वैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर किसी दूसरी तरह के बैंक लोन के लिए अच्छे सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर की जरूरत पड़ती है। अच्छे सिविल स्कोर के आधार पर ही सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक बिना किसी तरह की आनाकानी या नानुकुर के किफायती दरों पर लोन दे देते हैं। लेकिन अब यही सिविल स्कोर सरकारी बैंकों में नौकरी के लिए भी बेहद जरूरी बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के एक फैसले की वजह से यह नया नियम अस्तित्व में आया है। IBPS ने देश में मौजूद सभी सरकारी बैंकों में नौकरी के लिए योग्यता की लिस्ट में सिविल स्कोर को भी जोड़ दिया है। अब इन बैंकों में नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों का सिविल स्कोर 650 या फिर उससे ऊपर होना जरूरी है। अभी फिलहाल देश में सरकारी बैंकों की कुल संख्या 12 है, लेकिन IBPS की तरफ से तय किया गया ये नया मानदंड 11 सरकारी बैंकों के लिए ही लागू होगा, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को इस नियम से छूट मिलेगी। IBPS के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन एप्लीकेंट्स यानी कि उम्मीदवारों का सिविल स्कोर 650 से कम होगा, उन्हें सरकारी बैंक में नौकरी नहीं मिल पाएगी। अगर सरकारी बैंकों में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो उन्हें बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना होगा। अगर आवेदक ऐसा नहीं कर पाता है तो नौकरी से जुड़ा ऑफर लेटर रद्द किया जा सकता है। यानी अब सरकारी बैंकों में नौकरी पाने के लिए सिर्फ कमर तोड़ मेहनत से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि मनचाही सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को अपने सिविल स्कोर पर भी ध्यान देना होगा। तभी अपने हाथों में सरकारी बैंक से जुड़ा ऑफर लेटर वो थाम पाएंगे। जिन्होंने सरकारी या फिर प्राइवेट बैंकों से अभी तक लोन नहीं लिया है, उनके लिए सिविल स्कोर नई शब्दावली हो सकता है। सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 तक होता है। सिविल स्कोर ही सरकारी या फिर प्राइवेट बैंकों से किसी व्यक्ति की लोन लेने की योग्यता दर्शाता है।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।